दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। काफ़ी समय बाद विद्यालय आईएएस की आज इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, जिसे हम स्पेक्ट्रम से करेंगे क्योंकि काफ़ी एग्ज़ाम में देखा गया है, जैसे सीजीपीएससी, यूपीएससी या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम में या फिर जो भी व्यावसायिक परीक्षा मंडल या फिर जो भी कोई भी एग्ज़ाम होता है उसमें स्पेक्ट्रम के जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं वो लाइन टू लाइन आते हैं। ठीक है, तो हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को स्पेक्ट्रम से ही कवर करेंगे। पढ़ने का तरीका थोड़ा अलग होगा, हम चैप्टर वाइज लगातार नहीं पढ़ेंगे, जो जैसे मैं आपको बताऊंगी वैसे ही हमको पढ़ते जाना है। सबसे पहले आज हम इकाई 1 पढ़ेंगे। इकाई 1 में 2 चैप्टर हैं, आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत और इतिहास लेखन के प्रमुख उपागम या तरीके। ठीक है, उपागम का मतलब होता है तरीके, इतिहास लेखन के क्या क्या तरीके रहे हैं और कहाँ कहाँ से भारतीय इतिहास के स्रोत हमें मिलते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए अध्याय 1 है आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत। भारतीय इतिहास लेखन में इतिहास लेखन में क्या है, यूरोपियों के आगमन के साथ न केवल उपागम, उपचार और तकनीक अपितु ऐतिहासिक साहित्य की मात्रा में भी प्रबल परिवर्तन को अनुभव किया गया। शायद कोई अन्य कालावधि या देश 18वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी के दौरान ऐतिहासिक सामग्री प्रचुरता पर भारत जैसी गर्वोक्ति नहीं कर सकता। आधुनिक भारत के इतिहास के निर्माण में राजकीय अभिलेखों, विभिन्न स्तरों पर सरकारी अभिकरणों ये के दस्तावेजों को सर्वोच्च प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता है। जहाँ पे जो समझाने लायक चीज़ें होंगी, जो मेन लाइन होंगी जो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, वहाँ पे मैं आपको बता दूंगी, और जहाँ पे नहीं होगा वहाँ पे हम पढ़ेंगे। हर लाइन को हम पढ़ेंगे, लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम कवर करेंगे। तो पहले क्या आता है, राजकीय अभिलेख आता है। राजकीय अभिलेख क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अभिलेखों। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चला था 1600 से 1857 तक। ठीक है, क्योंकि 1858 में तो क्राउन का शासन आ गया था, तो वहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी का अगर शासन बोले तो वो 1600 से 1857 तक चला था। ठीक है, के दौरान व्यापार दशाओं का विस्तृत वर्णन प्रदान किया गया है। यह सत्य है कि ब्रिटेन की वाणिज्यिक कंपनी ने हजारों मील दूर एक बड़े क्षेत्र पर अपनी राजनीतिक सर्वोच्चता स्थापित की थी, जिसके लिए एक प्रकार के प्रशासन की आवश्यकता थी। मतलब अब देखिए, ब्रिटेन से आके एक कंपनी भारत में अपना क्या कर रही है, राजनीतिक सर्वोच्चता स्थापित कर रही है, तो प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए। ठीक है, एक पूरा डॉक्यूमेंट होना चाहिए, सभी चीज़ें दस्तावेजों पर क्या की जानी चाहिए, दर्ज की जानी चाहिए, जिससे आगे क्या, हाँ, जो पूरी तरह से कागजों पर था। प्रत्येक नीति लिखित में होती थी, सभी लिखित में उनकी नीतियां चलती थी। ठीक है, प्रत्येक व्यवसाय एवं लेन देन, प्रेषण, परामर्श एवं कार्यवाही गुप्त पत्रों, अन्य पत्राचार के माध्यम से होता था, जिसके परिणाम स्वरूप कल्पनातीत मात्रा में ऐतिहासिक सामग्री में वृद्धि हुई। राजकीय अभिलेख निदेशक मंडल बोर्ड ऑफ कंट्रोल से संबंध अभिलेखों के अतिरिक्त जिले से लेकर सर्वोच्च सत्ता प्रशासन के सभी स्तरों पर शामिल थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या थे, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जब ब्रिटिश महारानी ने प्रशासन भारतीय संभाला, कब संभाला था, 1858 में। ठीक है, ब्रिटिश महारानी ने, तो इसमें भी बड़ी मात्रा में विभिन्न तरीकों के राजकीय अभिलेख सुरक्षित रखे गए। ठीक है, इन अभिलेखों का परीक्षण करके हम चरणावार प्रत्येक मतलब जो भी सिक्वेंशियल, ठीक है, सीक्वेंस से हर घटना को हम जान सकते हैं, इनके बारे में जान सकते हैं, समझ सकते हैं, तब क्या क्या हुआ था, क्या क्या नीतियाँ चलती थीं। ठीक है, इन अभिलेखों के अतिरिक्त यूरोपियन ईस्ट इंडियन कंपनियां, और क्या क्या थी यूरोपीय कंपनियां, पुर्तगाली थे, डच थे, फ्रांसीसी थे। ठीक है, पुर्तगाली, डच और फ्रांसीसी। अगर अंग्रेजों के भारतीय आगमन का क्रम आपको याद करना है तो ऐसे याद करिएगा, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, ठीक है, इंग्लिश, डेन और फ्रांसिस, ऐसे याद करके रखिएगा, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसिस। ठीक है, ये उनके आने का क्रम था। यूरोपीय ईस्ट इंडिया कंपनियां और क्या क्या थी, पुर्तगाली थे, डच थे और फ्रांसीसी थे।
के अभिलेख भी 17वीं 18वीं शताब्दियों के इतिहास सृजन हेतु उपयोगी हैं। प्राथमिक तौर पर यह आर्थिक इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लेकिन राजनीतिक व्यवस्था के बारे में इनसे काफी कुछ प्राप्त किया जा सकता है। और अगर हम अन्य स्रोत के बारे में देखें तो कई सारे समकालीन और अंशतः समकालीन जैसे वृत्तांत, जीवन साहित्य, यात्रा वृत्तांत, ठीक है, जिन्होंने हमें 18वीं से 19वीं शताब्दियों के पूर्वार्ध के इतिहास की रोचक और उपयोगी झलकी प्रदान की। यद्यपि समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं ने 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अपनी उपस्थिति दर्ज की, तथापि उन्होंने 19वीं और 20वीं शताब्दियों में भारतीय समाज के लगभग सभी पहलुओं पर बेहद मूल्यवान सूचना प्रदान की। आधुनिक भारत के इतिहास के अन्य स्रोतों में मौखिक प्रमाण, सृजनात्मक साहित्य और पेंटिंग्स भी शामिल हैं। यद्यपि मौखिक स्रोतों की अपनी सीमा होती है, वे अन्य ऐतिहासिक सामग्री के पुष्टिकरण में तथा घटनाओं में व्यक्तियों एवं ऐतिहासिक घटनाक्रम को समझाने में हमारी मदद करते हैं। पेंटिंग से भी पता चलता है कि तब क्या कंडीशन था, ठीक है, हर पेंटिंग मतलब तब कला का क्या कंडीशन था, हर स्थिति में औरतों की क्या स्थिति थी, ठीक है। तो पेंटिंग से या फिर जो जितने भी मौखिक प्रमाण मिलते हैं, हमें उन सब से भी क्या पता चलता है, जब तब की उस टाइम की जो सामाजिक स्थितियां रही हैं उसके बारे में बहुत अच्छे से पता चलता है, ठीक है। सृजनात्मक साहित्य विशेष रूप से स्वदेशी साहित्य के रूप में, जैसे उपन्यास, लघु कहानियां, कविताओं, जिनका विकास पश्चिम के प्रभाव में हुआ था, ठीक है, ने समकालीन सामाजिक वास्तविकताओं का विविध प्रतिबिंब प्रदान किया। चित्रकारी में नए पैटर्न जो औपनिवेशिक काल के दौरान दिखाई दिया ने उस समय के जीवन को समझने में मदद की। इस प्रकार इन स्रोतों में ऐतिहासिक अभिलेख और गैर अभिलेखबद्ध स्रोत शामिल हैं। पुरालेखीय सामग्री में क्या बताया गया? पुरालेखीय सामग्री इतिहास के अन्य भागों की भांति आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन में भी पुरालेखीय सामग्री का महत्वपूर्ण स्थान है। पुरालेखीय सामग्री ऐसे दस्तावेज हैं जिन्हें कोई संगठन, लोक प्राधिकारी संस्था, व्यवसाय या परिवार अपने कार्यों के दौरान तैयार करता है, जिन्हें तत्पश्चातवर्ती ऐतिहासिक अनुसंधान या भविष्य के लिए नियोजन में संदर्भ के लिए उनके अधिकारों और गतिविधियों के प्रमाण के रूप में सुरक्षित रखा जाता है। व्यापक तौर पर आधुनिक काल में राजकीय अभिलेख 4 श्रेणियां थी। राजकीय अभिलेख की कितनी श्रेणियां थी? 4 श्रेणियां। केंद्र सरकार के पुरालेख, राज्य सरकार के पुरालेख, मध्यवर्ती और अधीनस्थ प्राधिकरणों के अभिलेख और न्यायिक अभिलेख थे। अब हम इनके बारे में भी डिटेल से जानेंगे कि क्या था केंद्र सरकार के पुरालेख, क्या थे राज्य सरकार के पुरालेख, ठीक है, मध्यवर्ती और अधीनस्थ प्राधिकरणों के पुरालेख। इनके अतिरिक्त निजी अभिलेख और विदेशी में भी उपलब्ध अभिलेखीय स्रोत भी हैं। ब्रिटिश समय के कुछ प्रकाशित अभिलेख भी हैं जो आधुनिक भारतीय इतिहास के विद्यार्थियों के लिए मूल्यवान सूचना प्रदान करते हैं। केंद्र सरकार के पुरालेख। केंद्र सरकार के पुरालेख में क्या क्या आता है? नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय अभिलेखागार भारत सरकार के अधिकतर पुरालेखों को सहेजता है, ठीक है। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में राष्ट्रीय अभिलेखागार है जिसमें अधिकतर पुरालेख वहाँ पे अभी भी आज भी क्या है? संग्रहित हैं। यह संग्रह 18वीं शताब्दी के मध्य से वर्तमान समय तक आधुनिक भारत के सृजन हेतु अभिलेखों की अटूट श्रृंखला प्रदान करता है। लोक विभाग के अभिलेख 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में। क्यों? क्योंकि कंपनी पे क्या किया था? कंपनी को एक बहुत बड़ा लोन दिया था ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटेन से, और उसी पे कंपनी पे रेगुलेट करने के लिए यानी नियंत्रण स्थापित करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, ठीक है, जिसमें कई चेंजेस हुए थे, उसे भी हम आगे पढ़ेंगे। अभी अधिनियम से संवैधानिक परिवर्तनों, केंद्रीकृत राज्य व्यवस्था के उदय और कंपनी की प्रशासनिक व्यवस्था के विषय के अध्ययन हेतु विस्तृत स्रोत सामग्री प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त 1857 के पश्चात प्रकाशित और संवैधानिक विकास के जैसे लोक सेवाओं का गठन, स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ, भारतीयकरण की समस्या और प्रांतों के प्रादेशिक पुनर्गठन इत्यादि बेशकीमती सामग्री भी इस श्रृंखला में पाई जाती है। जेम्स रेनल, ठीक है, कौन थे? जेम्स रेनल 1767 में प्रथम सर्वेयर जनरल ऑफ बंगाल के रूप में नियुक्त हुए थे। 1767 में, कब? प्लासी के युद्ध के बाद में, ठीक है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? बक्सर के युद्ध के बाद में। बक्सर के युद्ध के बाद में हुए थे, ठीक है। बक्सर के युद्ध के बाद में
इनकी नियुक्ति हुई थी जेम्स रेनल की सर्वेयर जनरल ऑफ बंगाल के रूप में। भारत के अनजान क्षेत्रों एवं इनके सीमा क्षेत्रों के वैज्ञानिक रूप से मानचित्रण किया था, इन्होंने मानचित्रण के लिए किया था। भारतीय सर्वेक्षण के अभिलेखों एवं सर्वे के जर्नल्स एवं वृत्तांतों ने न केवल भौगोलिक अध्ययन किया अपितु समकालीन सामाजिक आर्थिक दशाओं और अन्य महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्यों के अध्ययन के लिए भी मूल्यवान सूचनाएं प्रदान की। वो लोग मानचित्रण तो कर ही रहे थे, पर साथ ही साथ कुछ जो तब की सामाजिक आर्थिक दशाएं चल रही थी उसके बारे में भी विवरण देते जा रहे थे। ठीक है, लोग न्यायिक एवं विधायी विभागों की कार्यवाहियों औपनिवेशिक सरकार के सामाजिक और धार्मिक नीतियों के अध्ययन हेतु पर्याप्त प्रमाण प्रदान किए। रिफॉर्म कार्यालय के अभिलेख भारत में 1920 से 1937 के दौरान संवैधानिक विकास के विश्लेषणात्मक अध्ययन के लिए बेहद उपयोगी है। रिफॉर्म कार्यालय, ठीक है, रिफॉर्म कार्यालय। अब देखते हैं राज्य सरकार के पुरालेख। राज्य सरकार के पुरालेख में क्या होता है, राज्य सरकारों के अभिलेख में भूतपूर्व ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के अभिलेख होते हैं। फिर जितने भी राजकीय राज्य रहे, राजसी राज्य रहे, उनके अभिलेख है। 1947 के पश्चात भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया था, जिन्हें ब्रिटिश शासन के अतिरिक्त विदेशी प्रशासन से संबंधित स्रोत सामग्री भी मिलती है। इनके अतिरिक्त उन भारतीय शक्तियों के अभिलेख जिसे ब्रिटिश शक्तियों ने हथिया लिया था, मतलब जो राज्य ब्रिटिशों ने क्या किया था, अपने अंडर ले लिया था, उनके अभिलेख भी इसमें शामिल हैं। न्यायिक अभिलेख, न्यायिक अभिलेख में क्या है, न्यायिक अभिलेख भारत में न्यायिक प्रशासन के विकास का प्राथमिक प्रमाण देते हैं। ये विभिन्न वर्गों के लोगों की सामाजिक आर्थिक दशा संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। फोर्ट सेंट जॉर्ज में मेयर के कोर्ट का पुरालेख 1689 ईस्वी के प्रारंभ पर सबसे पहले उपलब्ध न्यायिक पुरालेख है। कहाँ, फोर्ट सेंट जॉर्ज में मेयर के कोर्ट पे जो पुरालेख है वो, ठीक है, 1689 ईस्वी के प्रारंभ में सबसे पहला उपलब्ध न्यायिक पुरालेख है। अभी हम मद्रास अभिलेख कार्यालय में है। फोर्ट विलियम में फोर्ट के प्लासी पूर्व 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, अभिलेख में नष्ट हो गए थे। फोर्ट विलियम में जो भी दस्तावेज रहे वो प्लासी युद्ध के टाइम नष्ट हो गए थे, ठीक है। लेकिन 1753 से 1773 के वर्षों के अभिलेख, 1774 से 1861 के वर्षों के अभिलेख बंगाल के सर्वोच्च न्यायालय सहित कलकत्ता उच्च न्यायालय के अभिलेख कक्ष में रखे गए हैं। जो भी सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय बंगाल में ही सबसे पहला सर्वोच्च न्यायालय खुला था, ठीक है। तो वहाँ पे अभी भी जो जैसे कलकत्ता का जो हाई कोर्ट है वहाँ पे भी अभिलेख वहाँ के अभिलेखागार में अभी भी संग्रहित करके रखे गए हैं, ठीक है। इसी प्रकार 1728 में बॉम्बे में स्थापित मेयर कोर्ट के अभिलेख महाराष्ट्र सचिवालय, मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि आपको कहाँ कहाँ पे मिल जाएगा, जो भी न्यायिक अभिलेख है वो मेन न्यायालय पे मिलेगा। कलकत्ता के न्यायालय पे मिलेगा। 1774 से 1861 तक के अभिलेख बंगाल के, कहाँ, बंगाल के जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके अभिलेखागार में मिलेगा। सर्वोच्च न्यायालय सबसे पहला बंगाल में खुला था, ठीक है, दिल्ली में बाद में आया है। यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय वर्ड इसीलिए यूज किया जा रहा है क्योंकि सबसे पहला कोर्ट कहाँ खुला था, बंगाल में खुला था, तो उसे ही सब सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानते थे। लेकिन हम यहाँ पे कोलकाता हाई कोर्ट कहेंगे। यहाँ पे कलकत्ता हाई कोर्ट के अभिलेख कक्ष में भी अभी तक बहुत सारे हैं। फिर महाराष्ट्र सचिवालय रिकॉर्ड ऑफिस में भी हैं। बॉम्बे अभिलेख न्यायालय में भी सुप्रीम कोर्ट के अभिलेख भी रखे गए हैं, ठीक है, एवं सुप्रीम कोर्ट के अभिलेख भी रखे गए हैं, ठीक है। ऐतिहासिक अनुसंधान के दृष्टिगत 3 प्रेसिडेंसियों के सदर कोर्ट, सदर दीवानी और फौजदारी अदालतें, न्यायिक अभिलेख बेहद उपयोगी होते हैं। इनसे संबंधित अभिलेखों को कलकत्ता, मद्रास और बम्बई उच्च न्यायालयों में सुरक्षित रखा गया। तब जो न्यायालय थे, ठीक है, 3 प्रेसिडेंसियां प्रमुख थी शुरू में रेगुलेटिंग एक्ट के बाद, ठीक है, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, ठीक है, तीनों जगह खुले थे। जहाँ पे कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। फर्स्ट जज थे एलिजाइन पे। तो तब जो प्लासी के युद्ध के बाद जितने भी अभिलेख हुए, जितने भी विवरण आए, वो सभी अभिलेख आपको कलकत्ता में मिलेंगे। उसके बाद महाराष्ट्र सचिवालय रिकॉर्ड ऑफिस में भी मिलेंगे, बॉम्बे हाई कोर्ट में भी मिलेंगे, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, सभी जितने भी कोर्ट हैं वो ऐसे भी अभिलेखों को रखते हैं, ठीक है, दस्तावेजों को रखते हैं। तो यहाँ पे ये उतना उपयोगी नहीं है बात, लेकिन बस समझा दिया जा रहा है कि आपको न्यायिक अभिलेख कहाँ कहाँ मिलेंगे। फिर
आता है प्रकाशित अभिलेख। प्रकाशित अभिलेख में क्या क्या होगा, जो कभी ना कभी किसी न्यूज़पेपर में या फिर किसी पत्रिका में प्रकाशन हुआ हो। ठीक है, प्रकाशित अभिलेखीय सामग्री आधुनिक भारत के इतिहास सृजन हेतु बेहद महत्वपूर्ण सूचना देता है, या फिर कोई किसी किताब का प्रकाशन हुआ हो। संसदीय पत्र अधिकार अत्यधिक महत्वपूर्ण पुरालेखीय प्रकाशन होते हैं, जिनमें क्राउन के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत सरकार के अभिलेखों से विपुल उद्धरण शामिल किए गए हैं। संसदीय पत्र क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि सरकार जब भी कोई नियम बनाती है तो उसे गजट में जरूर क्या किया जाता है, प्रकाशित किया जाता है, ताकि वो पब्लिक डोमेन में जाया जा सके। सबसे पहले उसे न्यूज़पेपर में प्रकाशित किया जाता है ताकि जनता को इसकी जानकारी हो सके। 1801 से 1907 के बीच जारी संसदीय पत्रों की सूची उपलब्ध है। राष्ट्रीय अभिलेखागार और विभिन्न राज्य के अभिलेखागारों द्वारा जारी अभिलेख प्रकाशन आधुनिक भारतीय इतिहास के विद्यार्थियों के लिए अत्यधिक उपयोगी है। फिर आता है निजी पुरालेख। निजी पुरालेख में क्या होता है, निजी पुरालेख में ये होता है कि कुछ राजसी परिवार रहे या फिर कुछ रिच फैमिलीज रही, कुछ राजनीतिक संगठन रहे, ठीक है, तो या फिर कोई व्यक्ति रहे, वो सभी भी अपने जो भी दस्तावेज रहे उनके, ठीक है, उनके कोई फैमिली हिस्ट्री रही हो, उस टाइम का कोई कंडीशन रहा हो, तो उसको भी वो क्या करते हैं, बुक में लिखते थे। ठीक है, तो निजी अभिलेखों में व्यक्तियों एवं परिवारों से संबंध पत्र या दस्तावेज होते हैं जिन्होंने आधुनिक भारत व्यवसाय और औद्योगिक नियमों, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को समर्पित संस्थानों, समाजों और संगठनों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। देश की शैक्षिक और सांस्कृतिक उन्नयन से संबंध समृद्ध सामग्री विश्वविद्यालय एवं शैक्षिक संस्थानों के पुरालेखों में उपलब्ध है। आगे देखते हैं बैंकों, व्यापार घरानों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स। मैंने जो बताया वही बात है यहाँ पे। कुछ रिच फैमिलीज होती थी, कुछ बिजनेस फैमिलीज होती थी, ठीक है, जो उस टाइम के जितने भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो भी दशाएं हैं उसको अगर लिख के रख रहे हैं दस्तावेज में, अपने पारिवारिक दस्तावेज में, तो उसे हम निजी पुरालेख के अंदर लेंगे। अब इसमें क्या क्या आता है, राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रसिद्ध और प्रमुख नेताओं के पत्र, नई दिल्ली स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एवं लाइब्रेरी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसे संगठनों के अभिलेख भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास के संवर्धन में अत्यधिक उपयोगी हैं। अभी भी कई अभिलेख हैं, ठीक है, जो कहाँ है, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम में है, लाइब्रेरीज में। विदेशी संग्रहालयों के पुरालेख। विदेशी संग्रहालयों में आधुनिक भारतीय इतिहास की संबंधित बड़ी मात्रा में ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध है। जैसे यूरोपियन संग्रहालय में भारतीय महत्व की पुरालेखीय एवं पांडुलिपियां सामग्री व्यापक एवं विविध है। भारत से बहुत सारी चीज़ें यूरोप ले जाई गई थी, जो आज भी वहाँ जाके अगर आप कई संग्रहालय जाएंगे ना, तो वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें इंडियन मिलेंगी, ठीक है, जो यहाँ से ले जाके उनके संग्रहालय में सुरक्षित की गई हैं। वैसे ही भारत में भी क्या किया गया, मेन ब्रिटिशर्स के आने के बाद विदेशी संग्रहालयों बोलने का ही मतलब है कि विदेशों में जो संग्रहालय हैं उसमें जो भी भारत की चीज़ें या भारत के इतिहास से संबंधित पांडुलिपियां या फिर बुक्स हैं, तो उसके बारे में बात हो रही, ठीक है। इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड्स कॉमनवेल्थ रिलेशन ऑफिस लंदन में है, ठीक है। कई सारे महत्वपूर्ण पुरालेखीय समूह हैं जो हमारे देश में उपलब्ध नहीं है। ब्रिटेन में कई पुरालेखीय एवं पांडुलिपि संग्रहालय, विशेष रूप से लंदन में ब्रिटिश संग्रहालय में ब्रिटिश वायसराय, राज्य सचिवों और अन्य स्तरीय सिविल एवं सैन्य अधिकारियों के पत्रों का संग्रह है, जिन्हें भारत में कार्य किया और जिनकी उपयोगिता को बमुश्किल ही आकलित किया जा सकता है। चर्च मिशनरी सोसाइटी ऑफ लंदन जैसे मिशनरी सोसाइटी के पुरालेख विशेष महत्व के हैं, जिनके पुरालेख देश में शैक्षिक और सामाजिक विकास के बारे में समृद्ध सूचना देते हैं। रिसर्च चीफ के बारे में फिर आता है, भारत में फ्रांसीसियों के इतिहास के अध्ययन आर्काइव नेशनल पेरिस और फ्रेंच मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स कॉलोनीज एंड वॉर के पुरालेख समृद्ध स्रोत में है। भारत और फ्रांसीसियों के अध्ययन कहाँ है, आर्काइव्स नेशनल पेरिस और फ्रेंच मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स कॉलोनीज एंड वॉर के पुरालेख में आज भी हैं। वैसे ही रिसर्च चीफ में कहाँ है, ये डच है ना, डच हेग में उपस्थित डच ईस्ट इंडिया कंपनी की बड़ी मात्रा में अभिलेख भारत में डचों के बृहद इतिहास लिखने के लिए पर्याप्त हैं। अभिलेखों को 17वीं और 18वीं शताब्दियों के भारत के आर्थिक इतिहास के प्राथमिक स्रोत के तौर पर भी प्रयोग किया जाता है। भारत में 1777 में डच उपनिवेशों से संबंधित डैनिश क्राउन यानी डच ईस्ट इंडिया कंपनी के रिक्सर कैबिट कोपेनहेगन में उपलब्ध
टेकोम्बर और सेरामपुर के बंदोबस्त के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्राथमिक स्रोत है। इसी प्रकार नेशनल आर्काइव्स ऑफ पोर्टुगल लिस्बन में भारत के पुर्तगालियों से संबंधित मौलिक पत्रों का संग्रह है। भारतीयों द्वारा विदेशों में चलाई गई राष्ट्रवादी गतिविधियों के सृजन के लिए विभिन्न देशों में विदेशी मामलों से संबंधित कार्यालयों पुरालेख बेशकीमती हैं। उदाहरणार्थ यूरोप में भारतीय क्रांतिकारियों के बारे में उपयोगी सूचना या जानकारी जर्मनी फॉरेन ऑफिस के अभिलेखों में है। ठीक है, फिर यहाँ पे यही सब बातें की गई है। फिर जीवनी संस्मरण यात्रा वृत्तांत, इसमें भी हमें क्या मिलता है, बहुत सारे स्रोत मिलते हैं। अर्धकालीन में जीवनी साहित्य संस्मरण या यात्रा वृत्तांत जैसे समकालीन या अर्ध समकालीन दस्तावेजों एवं प्रमाण भी उपलब्ध हैं, जो हमें 18वीं और 19वीं शताब्दियों के भारतीय इतिहास की उपयोगी झलकी प्रदान करते हैं। व्यक्तिक अभिलेखों का महत्व। व्यक्तिक अभिलेखों का महत्व क्या है? कई यात्री, व्यापारी, मिशनरी और सिविल सर्वेंट जो इन शताब्दियों के दौरान भारत आए ने देश के विभिन्न हिस्सों में अपने अनुभव एवं प्रभावों की छाप छोड़ी। इन वृत्तांतों ने आधुनिक भारतीय इतिहास के अध्ययन हेतु बेहद उपयोगी स्रोत कार्य किया। इन लेखकों का समूह सर्वप्रथम मिशनरीज आते हैं, जिन्हें जो भी मिशनरीज आए भारत में, उनके पास भी कई रहे, उन्होंने भी भारतीयों की तब की जो भी कंडीशन थी, कुछ चल रहा था, तो उसके बारे में भी विवरण लिखा है। ठीक है, यात्रा वृत्तांत। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ कर्मचारियों के यात्रा वृत्तांत भी बेहद मूल्यवान है। जॉर्ज फॉरेस्टर की यात्रा वृत्तांत, जो छत्तीसगढ़ भी आए थे। ठीक है, महिपत राव दिनकर के टाइम में जॉर्ज फॉरेस्टर छत्तीसगढ़ आए थे। इन्होंने, तब छत्तीसगढ़ में सूबा शासन चल रहा था, इन्होंने 1783 में, ठीक है, बंगाल, लखनऊ, श्रीनगर, नादौन, कश्मीर यात्रा की और काबुल, कैस्पियन सागर, सेंट पीटर्सबर्ग होते हुए इंग्लैंड वापस गए। उत्तरी भारत की राजनीतिक दशाओं के बारे में इन जानकारी प्राप्त की जा सकती है। बेंजामिन हेन 1814, जॉर्ज फॉरेस्टर का कब है? 1783, ये सब याद रखना है। ठीक है, जॉर्ज फॉरेस्टर कब आया था? 1783 और बेंजामिन हेन 1814। ठीक है, में टूअर्स थ्रू वेरियस पार्ट्स ऑफ द पेनिनसुला जर्नल ने उस समय के दौरान प्रायद्वीपीय के आर्थिक उत्पादों पर बेहतर जानकारी प्रदान की और जेम्स बर्न्स की भुज जेम्स बर्न्स ने ही भुज का क्या किया था? चिकित्सकीय स्थलाकृति पर टिप्पणी दी थी। भुज में ज़्यादा भूकंप क्यों आता है, इसके ऊपर। ठीक है, किसने? जेम्स बर्न्स ने दी थी। जेम्स बर्न्स आता है ये एग्जाम में, याद रखना। जेम्स बर्न्स की भुज इस चिकित्सकीय स्थलाकृति पर टिप्पणी। ठीक है, विजिट टू द कोर्ट ऑफ सिंध के लेखन से कच्छ के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। फिर अलेक्जेंडर बर्न्स का वृत्तांत है ट्रेवल्स टू बुखारा। ठीक है, ट्रेवल्स टू बुखारा, ये सब पूछा जाएगा। बेंजामिन हेन 1814, टूअर्स थ्रू वेरियस पार्ट्स ऑफ द पेनिनसुला। ठीक है, और जेम्स बर्न्स की भुज यात्रा। ठीक है, अलेक्जेंडर बर्न्स का वृत्तांत ट्रेवल टू बुखारा, ये सब ही आएगा एग्जाम में, याद रखना है। जेम्स बर्न्स विजिट टू द कोर्ट ऑफ सिंध। ठीक है, इसने क्या किया था? भुज के बारे में बताया था, भुज का अध्ययन किया था। भुज का अध्ययन करने के लिए कौन से आए थे यात्री? जेम्स बर्न्स। ठीक है, अलेक्जेंडर बर्न्स का वृत्तांत ट्रेवल टू बुखारा। ये जो इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं ना, थोड़े थोड़े टंग ट्विस्टर होते हैं। 1834 में 3 वॉल्यूम में प्रकाशित हुआ था। क्या? ट्रेवल टू बुखारा। ट्रेवल टू बुखारा, मिटा देती हूँ इसको। इस यात्रा का राजनीतिक उद्देश्य था पता लगाना कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए सिंधु क्षेत्र किस प्रकार से लाभदायक है। सीजेसी डेविडसन। अभी तक हमने किसको किसको पढ़ा? जेम्स बर्न्स को पढ़ा है, बेंजामिन हेन को पढ़ा है, फॉरेस्टर को पढ़ा है। ठीक है, और अलेक्जेंडर बर्न्स को पढ़ा है। अभी हम किसको देख रहे हैं? सीजेसी डेविसन। 1843 में प्रकाशित हुई थी इसकी डायरी।
डायरी ऑफ द ट्रेवल्स एंड एडवेंचर इन अपर इंडिया। अपर इंडिया मतलब उत्तरी इंडिया में इन्होंने क्या किया था, ट्रैवल किया था और बताया था। फिर जॉन बटलर द्वारा लिखी गई थी 1855 में यात्रा वृत्तांत ट्रेवल एंड एडवेंचर्स। राज्य की पहाड़ी जनजातियों की प्रथाओं, आदतों और समाज का वर्णन है। ठीक है। फिर W.H. स्लीमैन का आया था जर्नी थ्रू किंगडम ऑफ अवध। अंग्रेजों के अतिरिक्त अन्य यूरोपीय देशों के यात्रियों ने भी रोचक वृत्तांत प्रस्तुत किए। इस श्रेणी में विक्टर जैकमोंट, कैप्टन लियोपोल्ड, ठीक है, विक्टर जैकमोंट, कैप्टन लियोपोल्ड वॉन ऑर्लिच, बरोन चार्ल्स ह्यूगर, जॉन मार्टिन हॉनिगबर्जर, विलियम मूरक्राफ्ट और जॉर्ज ट्रेबेक। क्या क्या नाम लिए हमने? विक्टर जैकमोंट, कैप्टन लियोपोल्ड वॉन ऑर्लिच, बरोन चार्ल्स ह्यूगर, जॉन मार्टिन याद रखना, जॉन मार्टिन। ये हॉनिगबर्जर अजीब सा नाम हो गया, हॉनिगबर्जर सरनेम होगा, हॉनिगबर्जर, विलियम मूरक्राफ्ट और जॉर्ज ट्रेबेक। फिर समाचार पत्र और पत्रिकाओं से भी पता चलता है। क्या पता चलता है? तब की दशाएं समाचार पत्र और पत्रिकाओं अंग्रेजी के साथ साथ विभिन्न देशी भाषाओं में प्रकाशित हुई ने आधुनिक भारतीय इतिहास के सृजन हेतु जानकारी दी। कुछ समाचार पत्र 1780 के दशक से भी पूर्व प्रकाशित हुए। भारत में समाचार पत्रों को प्रकाशित करने का प्रथम प्रयास अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के असंतुष्ट कर्मचारियों द्वारा किया गया था। भारत में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने 1780 में बंगाल गजट या कलकत्ता गजट, ठीक है, कलकत्ता गजट एडवर्टाइजर नामक पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया। फिर उसके बाद कलकत्ता गजट हुआ 1784 में, फिर बंगाल गजट 1785 में, द ओरिएंटल मैगजीन ऑफ कलकत्ता या कलकत्ता अम्यूजमेंट 1785 में हुआ था। फिर द कलकत्ता क्रॉनिकल 1786 में हुआ था। द मद्रास कुरियर 1788 में और द बॉम्बे हेराल्ड ये 1789 में आया था। महत्वपूर्ण समाचार पत्र देखते हैं। प्रेस एक्ट 1835 की नरम नीति जो 1856 तक जारी रही, देश में समाचार पत्रों के विकास को प्रोत्साहित किया था। जी सुब्रमण्यम अय्यर के संपादकत्व में द हिंदू और स्वदेशी मित्रन, जी सुब्रमण्यम अय्यर, ठीक है, जी सुब्रमण्यम अय्यर, द हिंदू और स्वदेशी मित्रन। बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में केसरी और मराठा, ठीक है। सुंदरनाथ बनर्जी के काल में क्या आया था? सुंदरनाथ बनर्जी काल में बंगाली शिशिर कुमार घोष की और मोतीलाल घोष के नेतृत्व में अमृत बाजार पत्रिका, ठीक है। अमृत बाजार पत्रिका को कई एग्जाम्स में पूछ चुका है। गोपाल कृष्ण गोखले जी का क्या था? सुधारक, ठीक है। S.N. सेन का क्या था? इंडियन मिरर, N.N. सेन, ठीक है, N.N. सेन का इंडियन मिरर। दादा भाई नौरोजी का वॉइस ऑफ इंडिया। G.P. वर्मा का एडवोकेट। पंजाब में ट्रिब्यून और अखबार। बॉम्बे में इंदु प्रकाश, ध्यान प्रकाश कल एवं गुजराती, इंदु प्रकाश, ध्यान प्रकाश कल एवं गुजराती निवासी और सधारनी। यह रोचक तथ्य है कि 1885 में गठित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लगभग 1/3 संस्थापक पत्रकार थे। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन हुआ था 1885 में, उसके जितने भी 1/3 संस्थापक थे जो भी जुड़े रहे, जैसे दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सभी पत्रकार रहे हैं, ठीक है। मोतीलाल घोष, बाल गंगाधर तिलक सभी पत्रकार रहे। फिर विदेशी प्रकाशन, जैसे कुछ भारतीय थे जिन्होंने विदेशों में भी प्रकाशन किया, जैसे श्यामजी कृष्ण वर्मा ने क्या किया था? लंदन में इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन किया था। मैडम भिकाजी कामा ने पेरिस में वंदे मातरम। वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ने बर्लिन में तलवार प्रकाशित की। इस संदर्भ में 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक के दौरान सैन फ्रांसिस्को में गदर पत्र या गदर पार्टी के मुख्य पत्र के तौर पर प्रकाशित किया गया था। फिर समाचार पत्रों पे अब आते हैं। समाचार पत्रों का महत्व। समाचार पत्र विभिन्न घटनाओं पर लोगों की भावनाओं और दृष्टिकोण को आकार प्रदान करते हैं।
1880 के दशक से इन अखबारों ने भारतीय औपनिवेशिक के वर्तमान समय तक जीवन में सभी पहलुओं को चित्रित किया था। फिर मौखिक प्रमाण भी है। मौखिक प्रमाण में क्या क्या आते हैं? मौखिक प्रमाण में सृजनात्मक साहित्य, ठीक है, जितने भी मौखिक प्रमाण में हैं सभी सृजनात्मक साहित्य, ये लिखित में नहीं है, बोल बोल के क्या किया गया, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया गया। आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत के तौर पर सृजनात्मक साहित्य के संदर्भ में हम स्वयं को पश्चिम के प्रभावाधीन भारत में 19वीं और 20वीं शताब्दियों में विकसित नवीन साहित्यिक रूपों तक सीमित रखेंगे। सॉरी, फिर नवीन साहित्यिक केंद्रों का विकास हुआ था, जैसे कहाँ पे 19वीं शताब्दी में अंग्रेजी साहित्य के प्रभावाधीन भारतीय काव्य में अपने नएपन को पुनः हासिल किया। छंद, गीतात्मक तथा चतुष्पद जैसे चतुष्पद यानी चौपाई, ठीक है, जैसे नवीन रूपों के साथ प्रयोग में डाला। सबसे ऊपर नवीन सृजनात्मक भावना का बाहुल्य था, जिसने काव्य के रूप में बदल दिया। जो चैप्टर 1 है ना, ये उतना यूजफुल नहीं है, जो बस मैंने नाम बताए हैं ना, कौन आया, यात्री कौन था, फिर कौन सा न्यूज़पेपर किसका है, यही सब आता है एग्जाम में, ठीक है। इस पूरे चैप्टर में अगर कुछ काम का है तो वही है कि कौन सा न्यूज़पेपर किसका है, जैसे हमने इससे जस्ट पहले पढ़ा है, ठीक है। कहाँ पढ़ा समझ आ पता, ये सब श्यामजी कृष्ण वर्मा में लंदन में क्या किया, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का। फिर मैडम भिकाजी कामा ने क्या किया था, पेरिस में वंदे मातरम का। वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने बर्लिन से तलवार का प्रकाशन किया था। फिर सैन फ्रांसिस्को में क्या किया गया था, गदर पत्र का प्रकाशन किया गया था। यही सब है यूजफुल। और इसके ऊपर भी जितने आपने देसी प्रकाशन पढ़े थे, ठीक है, दादा भाई नौरोजी का वॉइस ऑफ इंडिया, जीपी वर्मा का एडवोकेट, पंजाब में ट्रिब्यून और अखबार, बॉम्बे में इंदु प्रकाश, ध्यान प्रकाश, ये सब कहाँ पे कौन से स्टेट में कौन सा न्यूज़पेपर था। बॉम्बे में इंदु प्रकाश, ध्यान प्रकाश, कल एवं गुजराती। फिर बंगाल में सोम प्रकाश, बंग निवासी, सधारिणी, यही सब आएगा एग्जाम में, ठीक है। इस पूरे चैप्टर में अगर कुछ यूजफुल था ना, एक हमने वो जो फॉरेस्टर फिर हेन वाला पढ़ा था, ठीक है, जेम्स बर्न, अलेक्जेंडर बर्न्स, इन सब के बारे में पढ़ा था, वही सब आता है एग्जाम में इस पूरे चैप्टर में। बाकी सब पूरे चैप्टर में बकवास किया है, मौखिक प्रमाण, लिखित प्रमाण। फिर जहाँ पे लास्ट में यूजफुल चीज़ें आएंगी वहाँ पे भी हम पढ़ेंगे। मेन इसका चैप्टर ही शुरू होता है राष्ट्रीय आंदोलन में। एक बार इकाई 1 खत्म हो जाए फिर हम सीधे राष्ट्रीय आंदोलन में कूद जाएंगे, ठीक है। नवीन साहित्य केंद्रों का विकास हुआ था। कैसे विकास हुआ था, जैसे क्या अब फिर से ही ना गीतों के नए ढंग आ रहे थे, छंद, गीतात्मक, चौपाई, इन सभी का फिर से एक नया रूप जन्म ले रहा था। मंच की स्थापना की जा रही थी। शास्त्रीय संस्कृत नाट्य और पश्चिमी मंच दोनों का प्रभाव नाटकीय रूप में किया जा रहा था। नाटकीय रूप मतलब स्टेज परफॉर्मेंसेस, ठीक है। नाटकीय रूप साहित्य की अत्यधिक उन्नति को आवेग प्रदान किया। इन सभी साहित्यिक विकास के लेखन ने औपनिवेशिक समय के लोगों के जीवन में प्रचुर जानकारी प्रदान की। आज भी हम बहुत सारी जानकारियाँ टीवी से ही लेते हैं, ठीक है, टीवी सीरियल्स के से ही लेते हैं। और पहले के लोग किससे लेते थे, जब टीवी नहीं आता तो नाटकीय मंच होते थे, ठीक है। वास्तव में भारतीय मनोरंजन काव्य या रोमांटिक काव्य स्वतंत्रता के भारतीय संघर्ष की मुखरित प्रतिनिधि था। इसमें कुछ प्रमुख बिंदु थे, जैसे उर्दू के मोहम्मद इकबाल, इसको याद करिए, उर्दू के मोहम्मद इकबाल, हिंदी में निराला, 1797 से 1961 तक रहे निराला जी। फिर बंगाली में काजी नजरुल इस्लाम, ये सब क्या है, काव्य संग्रह के हैं, ठीक है, कविता लिखेंगे, कविता। मराठी में केशव सूत 1866 से 1905 तक। फिर मलयालम में जी शंकर कुरूप को बहुत पूछा है, ठीक है, शंकर कुरूप को याद रखना है, जी शंकर कुरूप को पूछा है। सुब्रमण्यम भारती 1882 से 1931, प्रसिद्ध तमिल राष्ट्रवादी कवि हैं, इन्हीं के काल से संबंधित थे। और फिर आता है स्रोतों के रूप में उपन्यास। ये इसमें क्या आता है, जैसे उपन्यास में सबसे पहला क्या लिखा गया, बंकिम चंद्र चटर्जी का ये, ठीक है,
ये सन्यासी विद्रोह के ऊपर इन्होंने लिखा था आनंद मठ, ठीक है। प्रसिद्ध बंगाली उपन्यासकार हैं, उनके उपन्यास अधिकतर ऐतिहासिक होते हैं, जिसमें आनंद मठ 1882, आनंद मठ यही सब पूछेगा एग्जाम में, ठीक है। एग्जाम में यही सब आता है। आनंद मठ कब आया था? 1882 में लोकप्रिय एवं प्रसिद्ध हुआ। इसमें उन्होंने क्या बताया था? सन्यासी विद्रोह के बारे में बताया था, ठीक है। लोकप्रिय एवं प्रसिद्ध हुआ। विशेष रूप से इनके प्रभावशाली राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, फिर वंदे मातरम भी इसी आनंद मठ से लिया गया है। इच्छाराम सूर्यराम देसाई 1853 से 1912 के बीच रहे। ये क्या रहे? गुजराती साहित्यकार थे, इच्छाराम सूर्यराम देसाई, ठीक है। और ये बहुत ही बड़े विद्वान भी थे। प्रथम उपन्यास हिंदी ब्रिटानिका राजनीतिक अधिस्वर वाले शुरुआती उपन्यास में से एक था। फिर गिरजा देवी राम तीरथ थम्माल, जिन्होंने क्रमशः मुहनरा रजनी 1931 में और दसी कलीन मोसा भलई, ठीक है, दसी कलीन मोसा भलई उपन्यास लिखे थे, गिरजा देवी और राम तीरथ थम्माल। गिरजा देवी ने क्या लिखा था? मुहनरा रजनी 1931 में, और दसी कलीन मोसा भलई किसने लिखा था? राम तीरथ थम्माल ने लिखा था 1936 में। उपन्यास को सामाजिक अनुभव एवं प्रभावी माध्यम प्रदान किया। और प्रेमचंद गोदान वाले प्रेमचंद 1880 से 1936 के थे। एक उपन्यास उर्दू हिंदी के लघु कहानीकार गोदान भी इन्हीं की लिखी हुई रचना है, ठीक है। गोदान, उसकी रात सब इन्हीं की है। उन्होंने उपन्यास का प्रयोग सामाजिक परिवर्तन के रूप में किया था। और इनके क्या थे? रंगभूमि 1924, गोदान 1936, सेवा सदन 1919, प्रेमाश्रय 1924, ठीक है। जैसे प्रमुख उपन्यास भी थे कफन, पूस की रात, शतरंज के खिलाड़ी इत्यादि लघु कहानियां भी इनमें शामिल है। ग्रामीण जीवन को उद्घाटित करने के लिए उपन्यास की परंपरा को फणीश्वर नाथ रेणु 1931 से 1971 के बीच हिंदी में लिखा था मैला आंचल ने आगे बढ़ाया। इस दिशा में विभूति भूषण बंदोपाध्याय 1899 से 1954 ने, पार्थर पांचाली 1929, सबका डेट याद करना है। एक बार पढ़ दे रही हूँ मैं, आप अच्छे से मतलब बार बार वीडियो देखेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। मोतीदा प्रजा, गुजराती में पन्ना लाल पटेल, यही सब है। फिर लघु कहानी में पोस्ट मास्टर, काबुली वाला, यही सब है। फिर चित्रकला में भी आता है कंपनी की चित्रकला में क्या आता था? भारतीय कलाकारों को रेलवे प्रोजेक्ट और प्राकृतिक इतिहास सर्वेक्षण ब्लूप्रिंट का खाका तैयार करने के लिए किया जाता था कंपनी की चित्रकला। 1760 के आसपास मुर्शिदाबाद के कई चित्रकार पटना आए थे। 18वीं शताब्दी के अंत तक पटना 11 कला केंद्रों का मुख्यालय बन गया था। बस यही सब है। 1857 के विद्रोह पर भी चित्रकारी हुई है। पेंटिंग्स, पेंसिल एंड ड्राइंग्स, पोस्टर्स, कार्टून एवं बाजार प्रिंट के रूप में भारतीयों एवं ब्रिटिश या अंग्रेजों द्वारा 1857 के विद्रोह की तस्वीरें चित्रित की गई। फिर आता है कालीघर चित्रकला, कला स्कूल, ठीक है। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं, इसको लाइन बाय लाइन हमेशा याद रखना है। स्पेक्ट्रम का जो भी सारांश रहता है ना, बहुत ही यूजफुल रहता है। पुरालेखीय सामग्री में हमने क्या क्या पढ़ा? पुरालेखीय सामग्री लोक, निजी, आधुनिक भारतीय इतिहास के अध्ययन हेतु अत्यधिक मूल्यवान स्रोत सामग्री का निर्माण करते हैं। भारत के पुरालेख अधिकतर नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया नई दिल्ली में सुरक्षित है। 18वीं शताब्दी के मध्य से वर्तमान समय तक के राजकीय अभिलेख को प्रदान करते हैं। 3 प्रेसिडेंसियों बंगाल, बॉम्बे और मद्रास में भी पुरालेख के रूप में बेहद उपयोगी हैं। न्यायिक अभिलेख अत्यधिक मूल्यवान होते हैं, जैसे कि ये न्यायिक अभिलेखों के पुरालेख का संग्रह करते हैं, जिसने भारत में न्यायिक प्रशासन के विकास के अध्ययन हेतु प्राथमिक स्रोत के तौर पर सेवा दी। फिर आए निजी पुरालेख। निजी पुरालेख में क्या है? व्यक्तियों और परिवारों के पत्र एवं दस्तावेज उपलब्ध होते हैं। विदेशी संग्रहालयों में भी जो पुरालेख हैं वो भी यूजफुल हैं, ठीक है। 1947 के पूर्व संबंध कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख रिकॉर्ड एवं लाहौर के रिकॉर्ड ऑफिस, ठीक है, लाहौर के रिकॉर्ड ऑफिस में भी रखा गया है। फिर जीवनी साहित्य एवं संस्मरण। जीवनी साहित्य एवं संस्मरण को भी हमने देखा है। मौखिक प्रमाण, सृजनात्मक साहित्य, चित्रकला। औपनिवेशिक काल के दौरान कंपनी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स चित्रकला का महत्वपूर्ण स्थान था। क्या था? कंपनी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, ठीक है, जिसने समकालीन समय के दृश्य चित्रों को बेहतर
को प्रदान किया। 1857 के महान विद्रोहों की कुछ यूरोपियन चित्रकारी भी बेहद महत्वपूर्ण है। 1857 के पश्चात चित्रकला में कई नवीन विकास हुए और भारतीय कला में नवीन प्रवृत्ति का विकास 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में हुआ, जो विशेषताओं में राष्ट्रवादी एवं देशभक्ति था। अवनींद्रनाथ टैगोर ने देश में बंगाल, इसको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे। अवनींद्रनाथ टैगोर ने बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, क्योंकि अवनींद्रनाथ खुद भी एक बहुत अच्छे पेंटर थे, ठीक है, ने भारतीय पौराणिक कथा एवं सांस्कृतिक विरासत जैसे विषय पर ध्यान दिया। तो आज हमारा चैप्टर यहीं पर चैप्टर 1 खत्म हुआ है। कल हम चैप्टर 2 देखेंगे अगले वीडियो में। तो आप प्लीज़ चैनल से जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।